अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर देश से देश तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी आवाम का एक अहम तबका जिसे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें सालाना 20 अरब डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला शामिल करता है, जिससे पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिलता है। अमेरिका, बरतानिया और दीगर जो ममालिक हैं इनमें तकरीबन 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान को भेजते हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें बेहतरी आती है। इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सहारा दे रखा है, बड़ी सपोर्ट दे रखी है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हमारे बहन भाई हैं, उन्हें खातिर खास सहूलियात फराहम नहीं की जाती। पाकिस्तान में बहुत सी रिहायशी स्कीमें बनाई जाती हैं जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कोटा है ये ना होने के बराबर रखा जाता है, और अगर गलती से ये लोग उसमें सरमायाकारी कर लेते हैं तो प्लॉट्स पर फिर कब्जे की कहानियाँ सामने आने लगती हैं। वो उनके लिए मसला वबाल जान बन जाता है। इस तरह इन स्कीमों से भी जो सियासी शख्सियात हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो इससे महरूम रह जाते हैं। समंदर पार मुकीम अफराद का मुल्क की मईशत की मजबूती में किरदार यकीनन एक अहमियत का हामिल होता है, और उनकी तरफ से भिजवाई जाने वाली जो रकम है मुल्क की इक़्तिसादियात मुस्तहकम बुनियादों पर उससे जो है वो चलती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में समंदर पार अफराद की अहमियत यकीनन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम गुज़श्ता साल की तरसीलात जो ज़र है उस पर नज़र डालें तो यकीनन हमें ये हैरानी होगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 20 अरब रुपए से ज़ायद की जो रकम है ये अपने मुल्क में भिजवाई। लेकिन सवाल ये है कि जब यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने जो इन्हें मसाइल दरपेश आते हैं और जब ये आला हुकाम से यहाँ पर रुजू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों यहाँ के इदारे उनके जो मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं? आज की जो स्टोरी है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहम्मद ज़ुबैर की। ज़ुबैर अहमद का जो ताल्लुक़ है ये पाकिस्तान के शहर कराची से और बहुत अरसे से बरतानिया में रहते हैं। ज़ुबैर के मुताबिक उनके वालिद जुल्फ़िकार ने 1997 में कराची में वाक़ एक सोसाइटी जो कि कॉस्मिक टाउन के नाम से जानी जाती है, इसमें एक प्लॉट ख़रीदा जो कि 200 मुरब्बा गज़ पर मुश्तमिल है, यानी ये लगभग तकरीबन 6 मरले के करीब बनता है। बकौल इनके उन्होंने ये प्लॉट अल-फ़नून कॉरपोरेशन से ख़रीदा और अलॉटमेंट लेटर हासिल करके प्लॉट जो था फिर अपनी अहलिया यास्मीन रहीम के नाम करवा दिया। लेकिन 2004 में ज़ुबैर अहमद की वालिदा का इंतकाल हो गया और प्लॉट वरासती तौर पर फिर उनके हिस्से में आ गया। ज़ुबैर अहमद ये भी कहते हैं कि कसीर अरसा ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बाद भी वो प्लॉट पर घर तामीर करने का जो एक ज़ाहिर सबका ख्वाब होता है उसको करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। ज़ुबैर अहमद के मुताबिक सिर्फ उनका ही प्लॉट नहीं बल्कि उस टाउन में वाक़ और भी बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिन पर सियासी पार्टियों के कुछ नुमाइंदे हैं वो नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं। हक़ के अपने हुसूल के लिए उन्होंने ज़ुबैर अहमद ने अदालत से भी रुजू किया और पाकिस्तान में इनके तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं उनके वालिद जुल्फ़िकार अहमद देख रहे हैं। ज़ुबैर अहमद जो हैं ये कह रहे हैं आला हुकाम से और इंसाफ फराहम करने वाले जो इदारे हैं ये अपील कर रहे हैं कि उनके मामले को देखा जाए, प्रायोरिटी पर देखा जाए, उनकी दादरसी की जाए ताकि वो अपना घर बना सकें। इसी पर हम प्रोग्राम में अपने बात करेंगे। ज़ुबैर अहमद ही होंगे हमारे साथ बरतानिया से और इनके वालिद साहब जुल्फ़िकार अहमद भी हमारे साथ। ब्यूरो चीफ लंदन ग़ुलाम हुसैन आवान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान भी हमारे साथ हैं। हमने माहिर कानून अदील असगर को भी लिया हुआ अपने प्रोग्राम में साथ, उनसे भी जानेंगे कि कानूनी मामलात इसमें क्या गाइडलाइन देते हैं। हमें तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन, मैं आपसे शुरू करती हूँ। यकीनन आपने इनके सारे मसले को, स्टोरी को स्टडी किया होगा, तो ये इनका कितना अरसा हो गया इन्होंने अदालती जो है अदालत तक ये गए और अपना मामला इनका अदालत में चल रहा है, इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है क्या? इनके वुकला, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह भी होता है ना, वुकला मामले को खुद से लिंगर ऑन करते हैं ताकि उनकी फीसें जो है ना मिलना बंद ना हो जाएं। इनके साथ सही मामला क्या चल रहा है? शाजिया, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका मुख्तसर ये बताऊं कि आप 1997 से इन्होंने पैसे देकर ये प्लॉट खरीदा हुआ है, तो इसको आप समझ लें कि 21 साल हो चुके हैं कि एक बंदे ने 21 साल से पेमेंट की हुई है, वो प्लॉट का उसके पास कब्जा नहीं है। तो आप उस शख्स की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 साल हो चुके हैं। 2004 में जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, जिनके नाम पर ये प्लॉट इनके वालिद ने किया था, तो उसके बाद से अब तक तो बिल्कुल ही इनके पास ज़ाहिर है धक्के खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ुबैर जब यहाँ पर लंदन में आए, इन्होंने 92 के दफ्तर का दौरा किया, यहाँ पर आके
और ये लिटरली रो रहे थे कि कह रहे थे कि मैं डरता हुआ पाकिस्तान भी नहीं जा सकता, मुझे 14-15 साल हो गए हैं बरतानिया में रहते हुए, जब भी सोचता हूं कि पाकिस्तान जाऊं, जाके तो लड़ूं, तो फिर पीछे हट जाता हूं कि कहीं इतने बाअसर लोग हैं, कहीं मेरी जान के वो दुश्मन ना बन जाए। तो इसी डर के खौफ से ये यहाँ बैठकर ही सिसक रहा है, कभी टेलीफोन के ऊपर अपने वालिद को हदायत देता है, कभी अपने दूसरे रिश्तेदारों को इसमें कहता है जी हमारी भी मदद करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और नहीं, ऐसा क्या मामला है, क्या कोई धमकियां मिली हैं इनको? ज़रा इस हद तक तो इंसान तब डरता है ना कि अपने मुल्क में नहीं आ सकता जब उसे बहुत ज्यादा कोई थ्रेट हो, धमकियां मिल रही हो। कोई ऐसा मामला भी है जो इतना खौफजदा है? बिल्कुल शादिया, ये इस अकेले के प्लाट पर कब्जा नहीं है, जैसा कि मुझे भी ज़ुबैर ने बताया कि दर्जनों लोग हैं जिनके प्लाटों के ऊपर वो इतना बड़ा एक ग्रोह है कि जिन्होंने दर्जनों प्लाटों के ऊपर कब्जा किया हुआ, और वो जो निचला तबका है वहां पर पटवारी या जो भी ये रेवेन्यू के बंदे थे उनके साथ मिलकर ऐसी गुत्थियां डाली हुई हैं, ऐसे गुंजा डाले हुए हैं उस काम के अंदर कि वो उसमें से निकलना ही मुश्किल है। और उल्टे जो है इस तरह के लोग उल्टे केस इनको धमका रहे हैं कि हम आपको के अंदर कर देंगे अगर आप आएंगे, आप इस तरह कर। तो इसी वजह से इसने, ज़ुबैर ने मुझे बताया कि इसने कई दफा उन लोगों से टेलीफोन पर बातचीत करने की कोशिश की कि हमारी ज़ाहिर है हमारा प्लाट छोड़ दो, हमारी जान छोड़ो, हम मेरी सारी जिंदगी की एक ये मैंने आस लगाई हुई है कि इन पैसों से मैं कुछ कर सकूं, लेकिन वो इस तरह बेचना तो दूर की बात, वो इनको प्लाट के करीब नहीं आने दे रहे। अच्छा। और जब मैंने ज़ुबैर को कहा कि आप पाकिस्तान जाओ तो वहां पे करो, तो वो कहता है भाई हमारे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं। ये तो 92 न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि ये तो चैनल ने हमें मौका दे दिया, तो हमने टीवी पर आकर अपने मसले को बता रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि वो अपना मसला किसी ऐसी जगह पर बयान कर सके, वो तो बेचारे घरों के अंदर सिसक रहे हैं। क्योंकि ये एक और बात बताऊं आपको शादिया, कि वहां पे जो तहसील की जो रेवेन्यू की अदालतें हैं वहां पर तो बूढ़े आदमी को बेचारा वो जब भी चाहता है अपना केस लेकर तो उसको 3 महीने की कभी 5 महीने की डेट डाल के फिर वापस भेज देते हैं। 5 महीने तक कोई बंदा वेट करे तो जो यहाँ से जाएगा ओवरसीज पाकिस्तान, जाहिर है 5 महीने तो वहां पे नहीं रह सकता अपना कारोबार अपना रोजगार छोड़कर। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सुलेमान, अब ये क्या सारा मामला है? सिर्फ यही अब जिस तरह पता चल रहा है कि सोसाइटी के और भी लोगों के प्लॉट्स पर कब्जा है, तो क्या अदालत में मामला सिर्फ ज़ुबैर ही लेके गए हैं या और सोसाइटी के भी बहुत से लोग हैं जो इनके खिलाफ जो है ना वो अदालत में गए हैं? शादिया, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि अभी हसास इदारों ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो कराची में इस वक्त जो है वो 186 के करीब ज़राए बताते हैं कि ऐसी सोसाइटी सामने आई हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जाली फाइलें डबलिंग की हैं और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके लोगों से प्लॉट जो है उनको बेचे और बाद में जो है वो फ़रार हो गए हैं या केसेस चल रहे हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि अरशद साहब बता रहे हैं कि संगीनी मामले की संगीनी कितनी ख़तरनाक है। जहाँ इन्होंने अल-फनून सोसाइटी में जहाँ पर इन्होंने प्लॉट लिया था, जिंदगी भर की कमाई जमा की थी और सोचा था कि जब बुढ़ापा होगा तो एक प्लॉट होगा, उस पर घर बनाएंगे और इस तरह से इन जैसे जो है वो दर्जनों लोग अपने प्लॉट के मुंतजिर हैं। अब मामला यहाँ से शुरू हुआ कि इतना संगीन मामला क्या है कि जो यूके में बैठे हुए ज़ुबैर साहब हैं वो पाकिस्तान आने से डर रहे हैं, जो जुल्फ़िकार साहब हैं उनके वालिद वो वहाँ जाने से डर रहे हैं। तो मामला यहाँ पर 2008 का ये वाक़या है जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि 2008 में पुलिस को इत्तला मिलती है, स्टील टाउन थाने को इत्तला मिलती है कि इस जगह पर जिसका नाम अल-फनून सोसाइटी है इसके अतराफ और इस जगह पर कब्जा हो रहा है। तो पुलिस पार्टी वहां पर पहुंचती है, फायरिंग होती है, 7 अफराद जख्मी होते हैं और उसके बाद एक केस का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस सरकार मुद्दत में एक FIR दर्ज करती है और जो कब्जा माफिया थी उनके जो लोग जख्मी होते हैं उनकी जानिब से कोर्ट गए और 22A के ऑर्डर पर एक और FIR पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज की गई। सिलसिला चलता रहा, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस एहलकार क्लियर हुए, ताहम सजा मिल गई।
उसके बाद कुछ सिलसिला आगे बढ़ा तो एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई करने का सोचा तो पूरा थाना उस वक्त जो ड्यूटी पे था उसको मुअत्तल कर दिया गया, स्टील टाउन थाने का। ये असर-ओ-सूख बता रहा हूं मैं आपको कि कब्जा माफिया किस तरह से अपना नेटवर्क बिछाए हुए मलीर के खास तौर पे इलाकों में। तो जाहिर है जब ये सिलसिला आगे बढ़ा जब तो इन ऐसे मामलात के बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है सुलेमान, तो पीछे किसी ना किसी पार्टी की या सियासी गिरोहों की पुष्टपनाही निकलती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है? जी बिल्कुल, सियासी पुष्टपनाही है, बल्कि बहुत सारे लोग अपना तारुफ जो है वो सियासी तंजीमों के एमपी एमएनए के हवाले से ही सरकारी अफसरान को करवाते हैं। लेकिन जैसे हम राब्ता करते हैं तो हर कोई डिनाई कर देता है, हर कोई मना करता है कि हमारा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है और ना हमारा इस जमीन से कोई ताल्लुक है। फर्जी नामों पर और अपने मुलाजमीन के नामों पर इन चीजों के कागजात बनवाए जाते हैं ताकि तहकीकात में भी ये बात सामने ना आ सके। एक नूर साहब हैं जो अल-फनून सोसाइटी में, उनका भी प्लॉट है, उन्होंने जो है वो इसके लिए कोशिश की कि अपने प्लॉट के लिए वो कोर्ट भी गए और दीगर लोगों से भी राब्ता किया, दरख्वास्तें भी दी, तो उनका मामला ये हुआ कि उन्हीं के ऊपर एक मुकदमा करवा दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनसे हमने राब्ता किया तो बिल्कुल बात करने को हमसे तैयार ना थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमसे बात की और उनका यही कहना था कि मैं अब छुपता फिर रहा हूं कि किस तरह इस कब्जा माफिया से जान छुड़ाऊं। 77 में प्लॉट बुक कराया और कोई 2004-05 में जो है वो प्लॉट के इनको कागजात मिले। जिन साहब ने ये स्कीम शुरू की थी वो कमर साहब इंतकाल कर गए और उसके बाद जो है वो एक नया सिलसिला, जो लोग उसके बेनिफिशरी बने जमीन के, उन्होंने आगे पीछे लोगों से राब्ते किए और अब इसको फरोख्त, एक को फरोख्त किया गया, दो को। ये कब्जा माफिया का एक तरीका है शादिया कि एक जमीन पर जब कब्जा किया जाता है तो उसको कब्जा करने बाद दूसरे को बेचा जाता है, तीसरे को बेचा जाता है ताकि केस उलझ जाए। तो यही ताकि कोई असल शख्सियत सामने ना आ सके। जुल्फिकार साहब, अब क्या हर्डल्स आ रही हैं आपको केस को लेके? मामला अदालत में भी है, जाहिर है हमारे यहाँ कुछ इस तरह का भी सिस्टम है जो सही नहीं हो सका कि साल ये केसेस चलते हैं। हर्डल्स क्या आ रही हैं आपको? हर्डल्स ये हैं, उन्होंने अपने गार्ड बिठाए हुए हैं, वहाँ इंटर नहीं होने देते हैं। गलती से नूर हुसैन साहब वहाँ इंटर हो गए थे तो उस पर फायरिंग भी हुई, उन पर FIR भी कटाई, इसलिए डर के मारे। तो ये सारी बातें आपके लॉयर को, आपके वकील को अदालत तक पहुंचानी चाहिए ना? मामला तो अब अदालत में है। जी, उनको कहा है, बताया है, अदालत में बताया गया है, लेकिन 2007 से अब तक ये देखें कि पेशियां पड़ रही हैं। 2007 से अब तक पेशियां पड़ रही हैं जी। अदील असगर साहब, क्या मामलात होते हैं, केसेस इतने लिंगर ऑन होते हैं, इतने लंबा अरसा आप चलते हैं? 2007 से अगर पेशियां पड़ रही हैं, 10 साल, 20 साल, 21 साल हो गए सारे मामले को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच शाजिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कानूनी राय जो है वो दे सकूं। नंबर 1 ये है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वो ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शंस के लिए बाकायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो 2014 से है, ठीक है। और आई थिंक कि जो अभी तक इनके पास राइट था वो इन्होंने अपना जो है उस रेमेडी को अवेल नहीं किया। एक ये है स्पीडी रेमेडी के लिए इनके लिए जो है, पहले नंबर पर तो कोर्ट्स ही सेपरेट हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन दी है, इसी तरह से आर्टिकल 9 से 26 तक यही राइट्स जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको भी प्रोटेक्शंस हैं। जो ये इनका केस है, इस केस में इनके लिए ये बेहतर था कि ये अपने केस को पुटअप करते, जो हर ज़िले में, हर जगह पे, तहसील लेवल पे इवन एक ऐसी कोर्ट जो है वो स्पेसिफ़िकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के केसेस के लिए फ़िक्स्ड है, जहाँ पर इनका ट्रायल जो है वो समरी ट्रायल होता है। वहाँ पर जो डेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जो 15 दिन की है, महीने की है या 2 महीने की है। तो ये चीज़ तो इनके लॉयर को इनको बतानी चाहिए ना? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन शायद इनके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस है जो इन्होंने प्रॉपर रेमेडी को अभी तक अवेल नहीं किया। क्योंकि इनको एक तो ये था कि जो लोग इनकी जगह पर इलीगली ऑक्युपाइड हैं, ये वहाँ बैठ के ही एक एप्लीकेशन वहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तान एम्बेसीज,
और उस एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा स्पीडी एक्शन लिया जाता है, जो कि पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा स्पीडी एक्शन नहीं लिया जाता जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एप्लीकेशन पे जो है वो एक्शन लिया जाता है। और बाकायदा जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूटेड, वो डीसी लेवल का जो बंदा है, जो एक ज़िले का डीसी है वो है, साथ उसके 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं, साथ उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं, साथ उसके जो मुतलका इंतज़ामिया है, मुतलका डीपीओ साहब हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है वो इक़दाम कर दिए हैं। और गवर्नमेंट ना सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से है, इनफैक्ट जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने ही इसको, जो कमीशन था वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उस वक्त से इनके जो राइट्स हैं उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन हो रही है। अच्छा। अगर ये समझते थे कि इनके केस में डिले हो रहा है और इनका केस 2007 से जो है वो पेंडिंग है, तो ये बड़ा इनके पास राइट था कि ये उसकी डायरेक्शन सीख कर लेते, ये उसके लिए किसी हायर फोरम पे चले जाते। ऐसा इन्होंने नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। जो इनको, ये तो वहाँ से सिर्फ एक एप्लीकेशन भेज दें तो उस एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा एक्शन हो जाना था, ना इनको सिविल सूट फाइल करने की ज़रूरत पड़नी थी। सिर्फ एक एप्लीकेशन भेज देते तो उस एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा एक्शन है कि जो इस जगह का एक्चुअल ऑनर है, जिसने ये जगह परचेज़ की, ये जो मिस यास्मीन रहीम साहब हैं, उनकी डेथ के बाद इसके लीगल हेयर इनको अपॉइंट होना चाहिए। बात यहीं से शुरू करेंगे, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। जब से इनका मामला अदालत में, ओवरसीज कमीशन का इदारा भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, उनके भी दायरे इख्तियार में नहीं आता। नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। ओवरसीज डिपार्टमेंट वो कहते हैं जब मामला अदालत में चला जाए तो हमारे दायरे इख्तियार में कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका केस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो कोर्ट स्पेसिफाइड है उधर जाना चाहिए। इनका जो ऑर्डिनरी जोरिस्डिक्शन की कोर्ट्स है उनके पास केस इसका नहीं चलना चाहिए। इनका केस अगर उस कोर्ट में चला जाएगा तो डेफिनेट बात है कि जहां पे इनका केस नॉर्मली जो 6 महीने, साल, 2 साल के लिए जिसका डिसीजन होता है, इनका केस 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, मैक्सिमम इतना टाइम है। इससे कम में हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता ये। और वैसे भी जो सिविल लिटिगेशन है, कानून में, सिविल प्रोसीजरल कोड में, उसमें इतनी ज़्यादा प्रोविजंस दी गई हैं कि उसको लिंगर ऑन किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये वहाँ से बैठकर अगर कानूनी राय ले रहे हैं तो उस पर एक एप्लीकेशन भेजें अपने ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे जब ये एप्लीकेशन भेजेंगे कि ये हमारी जगह है, फ़लाँ डेट को हमने परचेज़ की और इसको इस बंदे ने जो है, फ़लाँ बंदे ने नाजायज़ तरीके से उस पर काबज़ है, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि उस पर एक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। जुबैर, ठीक है, जुबैर से भी पूछ लेते हैं। जुबैर, आपने ओवरसीज़ कमीशन का जो इदारा है, जो आपके उधर बरतानिया में है, ज़ाहिर है, वहाँ आपने राब्ता किया? ये वकील साहब की वजह से मुझे अभी मालूमात हुई है कि मैं ये कर सकता हूँ। गुलाम हुसैन साहब ने मुझे राय दी थी, लेकिन मैं उस टाइम तक राब्ता नहीं कर सका था उन लोगों से, क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी इस मामले की। और पूरी सोसाइटी पे क्योंकि कब्जा हुआ था तो हम यही समझ रहे थे कि अगर ओवरसीज के उसमें जाएंगे भी तो हमारा एक प्लॉट तो खाली नहीं होगा ना, क्योंकि पूरी सोसाइटी पे कब्जा हुआ है। तो वकील साहब ने अभी जो ये मशवरा दिया है, मैं शायद अब फॉरेन ओवरसीज से राब्ता करके एक एप्लीकेशन जो वकील साहब ने मशवरा दिया, मैं उसके ऊपर अभी कोशिश करूंगा कि फौरन वहां पे सूट फाइल करूं अपना। तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं? आपको कोई धमकियां हैं, थ्रेट्स हैं, आपको इतने खौफजदा हैं कि आप पाकिस्तान आने से डरते हैं? मेरा यकीन करें कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं मतलब पाकिस्तान आऊं, अपने मुल्क में अपने बहन भाइयों के साथ मिलके जाऊं, पर आके जिस चीज के ऊपर थोड़ा घर बनाना था, दारो मदार था, सारी चीजें उस पर कब्जा हुआ है। फिर दूसरी बात, ये लोग कुछ आप लोगों की प्रोटेक्शन की वजह से, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे वो कानूनी जंग जीत जाएंगे कि जी हम तो थे नहीं और आपने हमारे हद तक इज्जत का दावा कर सकते हैं। तो मतलब वो इतने बाअसर लोग हैं कि वो यकीन करें कि उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता
वो बेहिस लोग हैं कि उनके लिए एक जान कोई एक लेकिन बच्चा मुझे ये बताएं, आप ब्रिटिश नेशनल और मेरे वाले साहब यही कहते हैं कि बेटा तुम्हारी से आप ब्रिटिश नेशनल हैं, बरतानवी शहरियत है आपके पास? हाँ जी। तो क्या आपका सिस्टम, आपके सिस्टम में बरतानवी लॉ में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि अगर उनके शहरी को, अगर वो कहीं जाना चाहता है और वहाँ उसको कोई लाइव थ्रेट है, कोई धमकियाँ हैं, आप बरतानिया का सिस्टम आपकी कोई हेल्प कर सके इस सिलसिले में? वो उस सूरत में कर सकता है कि मुझे अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी विड्रॉ करनी पड़े, लेकिन मैं तो अदील साहब, इस तरह के मामलात में अदालत कोई ऑर्डर जारी कर सकती है अगर कोई बरतानवी शहरी को आना चाहे यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपने मैटर्स के लिए, तो वो कानून इस सिलसिले में हेल्प करता है? जी शाजिया, पहले नंबर पर तो एक बात जो मैं पहले नहीं कह सका, आप लोगों ने ये जो इशू उठाया ये बहुत बड़ा इशू है और इससे बहुत ज़्यादा लोग जो बेचारे अपनी जायदादों को छोड़ के बैठे हुए हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी तमाम जायदाद को जो उनके फोर फादर्स की हैं उनके लिए छोड़ी गई हैं, वो उसको हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, पहले ये एक मैं इनकी ज़ुबैर साहब की बात को बता दूं कि इनकी प्रॉपर्टी जो है इस प्लाट के हवाले से ना सिर्फ ये सिविल केस कर सकते हैं, इनफैक्ट क्रिमिनल केस कर सकते हैं। दोनों जो इनकी प्रोसीडिंग्स हैं ये चल सकती हैं साइड बाय साइड। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है इनको थ्रेट्स के हवाले से जो है, तो पहले जो बरतानिया में जो रेजिडेंस इनकी है वहाँ के, क्योंकि ये सिटीजन्स हैं, इनके ऊपर उनके नेशनलिटी होल्डर होने की वजह से लॉ, ब्रिटिश लॉ जो है, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही एप्लीकेबल है। और जब ये पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जैसे जो हमारे बाहर से आने वाले जो मेहमान होते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क से आते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इंतज़ामिया जो मौजूद है यहाँ की, जो उनके पास, वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और इनफैक्ट ये आने से पहले ही अपनी फॉरेन एम्बेसी के थ्रू, उस एम्बेसी, उस मुल्क की एम्बेसी के थ्रू जो है ये एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और आने से पहले इनको सिक्योरिटी मेजर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो ऑलरेडी इनके लिए अडॉप्टेड है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे के साथ ऐसा मुमकिन हो जाए। और जहाँ तक रही बात ये अपनी लाइफ की सेविंग के लिए लोगों का नाम नहीं ले रहे, तो बहुत बहुत आसान तरीका है। मैंने पहले बताया कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान के हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके लिए इक़दाम कर दिए हैं। इनके नॉलेज में शायद नहीं है कि इनकी कोर्ट सेपरेट है, सिविल के लिए सेपरेट है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए सेपरेट है। और ये एक सादी एप्लीकेशन दे दें तो सादी एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा एक्शन लिया जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं कि स्पीडी जस्टिस इनके लिए वहाँ पे जो है अवेलेबल है। और ये आने से पहले सिंपल एक एप्लीकेशन अपनी दे दें। अगर खुदा न खास्ता इनको थ्रेट किया जा रहा है, इनको कहा जाता है कि आप ना आए, लेकिन गॉड नोज बेटर, जो मैं समझता हूँ शायद अभी तक कुछ कानूनी इनके जो हैं वो लैकुनास हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से इनका केस इतना ज़्यादा डिलेड हो रहा है। इवन अदरवाइज कभी भी मुमकिन नहीं है ये केस जो है वो इतना। यही मैं सुलेमान से पूछना चाह रही हूँ। सुलेमान, क्या वजह है कि 21 साल हो गए इनका केस इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है, लटकता जा रहा है? इन्हें वकील चेंज करने की आप समझते हैं ज़रूरत है? आपने भी सारा केस जो है ना वो स्टडी किया होगा, स्टोरी को सारा देखा होगा, तो मामलात रुकावट कहाँ पे आ रही है? असल में शाजिया मामला ये है कि जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि एक फ़ाइल बिकी, दूसरे के नाम हुई, तीसरे के नाम हुई, चौथे के नाम हुई, तो ये जो सारा सिलसिला बनाया जाता है ये एक डिले टैक्टिस है कि डिले किस तरह करना है, केस को आगे किस तरह ले जाना है। अब मामला ये है कि केस पहले इन्होंने किया हुआ है, लोग लड़ रहे हैं, लोग फाइट कर रहे हैं, अब उसमें मजीद मुकदमात हो जाते हैं कि जैसे नूर साहब की एक मिसाल दी, वो भी वहाँ के लॉटीज़ हैं, कहिए उनका भी दावा है कि उनका प्लॉट है, तो वो भी अदालत जा रहे थे, वो इस केस पे बहुत ज़्यादा मकसद आगे लोगों के साथ लेके चल रहे थे, इस पे आवाज़ उठा रहे थे, उन पे एक FIR कर दी गई। अब उन पे FIR कर दी गई, जिन पुलिस एहलकारों ने वहाँ पर जाके कब्ज़ा छुड़ाने के लिए कार्रवाई की, उन पे एक FIR करा दी। अब अदालत अगर कोई जा रहा है कि भाई मेरे साथ ज़्यादती पुलिस ने कर दी, तो अदालत अपना वो जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करती है और वहाँ पर कहती है कि इनकी भी सुन ली जाए, ये भी एक साइल आया। तो वो जो केसेस आगे पीछे इस तरह से लोगों को हटाना फिर लगाना, अब कहीं केस का मामला ये होता है कि कहीं केस जा रहा है, चल रहा है, अब रिपोर्ट तलब की गई, पता चला कि वहाँ से वो अफसर नहीं था, सही है, वो छुट्टी चला गया, उसका तबादला कर दिया, फिर वो नया अफसर आएगा, नई इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये जो डिले टैक्टिस हैं कि तारीख ले लेना,
चीज़ों को आगे पीछे कर देना, माजरत कर लेना, पेश ना होना, इसकी वजह से ज़्यादा डिले होता है मामला। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सोसाइटी इंतजामिया इस पर क्या मौक़िफ़ अपना रही है? अगर उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, लोगों को प्लॉट दिए हैं, वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, वो इस मामले में क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं? क्या वो लोग भी अदालत में इस बारे में हाजिर हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? अपना क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं वो अदालत में? शाजिया, सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपने पूरी ज़िंदगी 20-22 साल पैसे भरते रहे, आप पूरे साल भरते रहे, एंड में जब आपने पेमेंट क्लोज कर ली तो अब वो चार्जेस लगाएंगे, डेवलपमेंट चार्जेस, दीगर चार्जेस। अब वो आपको नोटिस भेज देंगे। फर्ज करें आप किराए के मकान में कहीं रह रही हैं, वो नोटिस आपको नहीं मिला, सही है, वो 2 नोटिस 3 नोटिस वो लेटर भेजेंगे, उसके बाद आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे। अब आप उनसे फाइट करने जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई हम 30% इसमें से काट के जो आपने पेमेंट। अब समझने की यहाँ पर चीज़ ये कि जो प्लॉट इस सोसाइटी का अल-फनून का उस वक्त अगर 20-30-40 हज़ार का प्लॉट था तो आज वो तकरीबन 40-45 लाख रुपए का प्लॉट है। जी हाँ, और उस मुताबिक कीमतें देनी चाहिए। ये सिलसिला। हाँ, जब कीमत ज्यादा हो जाती है, लोगों को पता चलता है कि इसकी कीमत इस वक्त ये, तो फिर मामलात खराब करते हैं। फिर जो बिल्डर होता है, जो सोसाइटी लॉन्च करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बुरा गेम है। मंशियात से ज्यादा खतरनाक चीज है कि जमीनों को खा जाना, शहर को तबाह कर देना। रफाही प्लॉट खा गए, यहाँ पर सरकारी जमीनें खा गए। 183 के करीब जो है वो सोसाइटीज की निशानदही अभी हसास इदारों की इन्वेस्टिगेशन में हुई है, और 100 सोसाइटीज के बारे में ये जराए बताते हैं कि सरकारी जमीनों पर वो लॉन्च कर दी सोसाइटीज और लोगों को प्लॉट बेचे और चले गए। अब जब लोगों ने पेमेंट कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब लोग वहां पर पहुंचे अपनी सोसाइटी के लिए कि हमारा प्लॉट दो, तो पता चलता है कि ये सोसाइटी तो नहीं है। फिर यहाँ लोग जो है, अब यहाँ पर लोगों की भी कुछ चीजें हैं कि यहाँ पर इदारे बने हुए हैं। सोसाइटीज का अलग इदारा है, SBCA सोसाइटी अप्रूव करता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो वहां से आप जाके चेक करें कि सोसाइटी अप्रूवल हुई है, क्योंकि वहां से आपने वो चेक की सोसाइटी, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी लीगल जमीन पे है, सही है, तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे हो गए, और फिर आप उसमें परचेजिंग करें जाकर या बुकिंग कराएं। जुल्फ़िकार साहब, आप और भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो आपकी तरह इस मामले में दरबदर हो रहे हैं, अब वो उनका मामला भी अदालत में और ऐसे ही उनके मामलात भी अदालत में लटक रहे हैं? जी हाँ, उनके भी ऐसे मामलात अदालत में हैं। काफ़ी लोग हैं, 150-200 आदमी हैं जिनके ये अव्वल में तो पूरी सोसाइटी पे काबिज हैं ये लोग, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे मर गए हैं, कोई परसू करने वाला नहीं है। जो लोग हैं 150-200, वो बेचारे आते हैं, कोर्ट में हाज़िरी लगाते हैं, चले जाते हैं, जी पेशी पड़ गई, फ़लाँ चीज़ रिक्वायर्ड है, फ़लाँ नहीं है। यहाँ तक कि मैंने तो इसका वो भी ले लिया है सर्टिफिकेट एक और, किस चीज़ का सर्टिफिकेट? अभी तक मेरे नाम पे है ये प्लाट, अभी तक मेरे नाम है ये प्लाट। ये नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर सकते? सब चीजें आपके नाम हैं। जब कोई डायरेक्टली आपको धमकी देता है क्या? वहाँ उनके गार्ड बैठे हैं, सर्च सर्टिफिकेट मैंने ले लिया है। अदील साहब, ये क्या मामला है कि इस सिलसिले में कानून को हेल्पफुल होना चाहिए ना कि एक प्रॉपर्टी अगर किसी शख्स के नाम जेन्युइन उसके नाम है और वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, ये तो खुलम खुला वो क्या कहना चाहिए जिसको कहते हैं दादागिरी है कि आप अपने गार्ड्स बिठा दें, कंस्ट्रक्शन ना करने दें। कहाँ है पुलिस, कहाँ है कानून? फिर अदालतों को तो इस मामले का सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं बताता हूँ शाजिया आपको कि कानून लेने के, इसका इंसाफ लेने के लिए इनको खुद वहाँ पे अप्रोच करना है। इंसाफ खुद चल के इनके दरवाजे पर तो नहीं आ सकेगा। इंसाफ को जब तक मुनसफ को ये नहीं पता चलेगा कि मेरा इंसाफ नहीं पहुँच रहा या मुझसे इंसाफ लेने वाला कोई है, तब तक वो कैसे इंसाफ देगा?
मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि ये जो जुल्फ़कार साहब हैं या ज़ुबैर साहब हैं, इनके ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये जुल्फ़कार साहब की आई थिंक वाइफ हैं यास्मीन रहीम साहबा, मैं इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं। ये 1977 के अंदर इनका जो प्लॉट था ये इन्होंने लीज पे जो है वो लिया था फॉर 99 ईयर्स। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। अब यहाँ पे दोनों तरफ पे कुछ ना कुछ कमी बेशी होती है। इनका उस वक्त एक एग्रीमेंट जो है वो हुआ था कि इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो एनुअली पे करेंगे, और अगर 2 इंस्टॉलमेंट के बाद इन्होंने तीसरी इंस्टॉलमेंट ना दी तो ऑटोमेटिकली इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ऐसा भी मौजूद है जिसके अंदर इनकी तरफ तकरीबन 4 इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग थी, और इनको शो का नोटिस भी दे दिया गया कि क्यों ना आपकी जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था इसको ख़त्म कर दिया जाए, आप अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर करें। मैं जहाँ तक बात आ जाती है सुलेमान साहब की, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। ये जितनी बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जब एक बंदा चला जाता है तो एक के बाद जितने भी उस प्रॉपर्टी से कंसर्न लोग हैं वो आकर के एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब हमारा भी कंसर्न है इस प्रॉपर्टी के साथ, हमें सुना जाए। कानून अदालत पाबंद है कि उस जो भी अदालत में आ रहा है उसकी बात को सुने, उसका जवाब दे। वो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, उसका बिल्कुल प्रोसीजर डिफरेंट है। लेकिन आजकल जैसे जितने ज़्यादा 100 मोटोज लिए गए हैं, जितना ज़्यादा स्पीडी इनको जो है वो जस्टिस प्रोवाइड किया गया है, जिस एरिया की बात ये कर रहे हैं वहाँ पे अगर ये लोग अपना प्रोटेस्ट करते, इसको बिल्कुल इनको पुरअमन जो है वो पीसफुल जो है करना चाहिए, अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन अदालत में तो जाएं, अदालत में जाके अपनी चीज़ों को वहाँ पे बयान करें, अपनी पहले खुद ये मालक बने। इनफैक्ट अभी ये लोग, कोई बंदा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बासर हो जाए, जब पुलिस एक्शन लेती है, इंतज़ामिया एक्शन लेती है, तो हर बंदे को अपनी लाइफ की सर्वाइवल की जो है वो पड़ जाती है। यहाँ पर ये लोग इस वक्त, जैसे सलमान साहब ने बताया कि एक प्लाट एक ए ने खरीदा है, बी ने फरोख्त कर दिया, सी को, सी ने आगे डी को कर दिया, वो 3-3 4-4 आगे फोरम बन चुके होते हैं। इनफैक्ट यही चीज़ इनको कोर्ट में लेकर जानी चाहिए। लेकिन जो इन्होंने बताया कि पुलिस का वहाँ पे जाना, FIRs का उन्हीं के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाना, तो फिर FIR तो उनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड होगी जो कानून को हाथ में लेंगे। कानून को आप बिल्कुल लोगों की सिविलाइज्ड वे से सही। प्रोग्राम का वक्त होने वाले जुबैर साहब आपको सवाल करना चाह रहे हैं लीगली कानूनी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बस यही चाहूंगा कि अगर ये वकील साहब बता दें कि मैं किस तरीके से इसको फाइल कर दूं, और आप क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैं पूरे गुलाम हुसैन अवान साहब का और पूरी सलमान साहब का और हिरा का सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया है, और ये वकील साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने थोड़ी सी मावनत फरमाई है। तो अगर ये बस थोड़ा सा और बता दीजिए कि मैं किस तरह एप्लीकेशन देके कहाँ पे फाइल करूँ तो मैं शायद अपना प्लॉट वापस हासिल कर सकूँ। जी ज़ुबैर साहब, आपके पास जो इस वक्त राइट है कि आपने ये प्लाट कैसे ख़रीदा, ये किसने ख़रीदा था, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके उस तमाम बातों को इन एक एप्लीकेशन में जो है वो तहरीर करें कि जनाब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ये मेरे राइट्स हैं, मेरी वालदा या वालद ने मेरे लिए ये प्लाट जो है फ़लाँ ईयर में परचेज़ किया और उसकी तमाम पेमेंट क्लियर्ड है। लेकिन उसका आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है इनके अकॉर्डिंग तो पोजेशन भी आप लोगों को डिलीवर हो गया, तो पोजेशन भी आपके पास था, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बाहर आने सिलसिला रोजगार किसी जिस बंदे ने भी उसके ऊपर जो है वो कब्जा किया है, आपको एप्लीकेशन देनी है उसके खिलाफ। आप देखेंगे एक राइटिंग एप्लीकेशन अपने तमाम टाइटल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें आपका पोजेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइटल डॉक्यूमेंट हो जाए जो आपकी ऑनरशिप को प्रूव करे, वो आप दे दें। इनफैक्ट अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी ने खुद मालक बन के अपने लिए डॉक्यूमेंट बनाए होंगे तो वहां पर उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी से डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन की FIR दर्ज होगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप अपने वैसे तो उसी के अंदर ही आपको जो है वो इंसाफ मिल जाएगा, पोजेशन भी मिल जाएगा और आपकी जगह भी आपके हवाले हो जाएगी। क्योंकि आपके लिए जो है, एक सेकंड शाजिया, जो हमारा जो कानून इंसाफ जो अदालतें प्रोवाइड कर रही हैं वैसे वो बाउंड हैं एज अ कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन यहाँ पर
इनके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इनको स्पेशलाइज कंसीडर करते हुए वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल प्ले करती हैं कि इनको सिर्फ इंसाफ देना है। वैसे ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम जो मेहमान थे उनका शुक्रिया। लेकिन इसी हवाले से अगर कोई सरकारी मौक़िफ़ अपना देना चाहे, कोई कानूनी मौक़िफ़ इस पर अपना देना चाहे, तो ख़ुसूसी तौर पर जिनकी सोसाइटी है, जिनके बारे में शिकायत है, वो अगर हमारे प्रोग्राम में आकर अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।